गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है युक्ति आईएएस के इस चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। और जितने भी व्यक्ति यहाँ पे हैं, अगर आपने पीसीएस की तैयारी शुरू की है तो निश्चित तौर पे आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूपीएससी का पेपर आपको एक बार ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जो होता है वो बेस होता है, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी के 2018 के पेपर को, और इसका जो है सीरीज ए है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि अगर आपने यूपीएससी के पेपर सॉल्व करना शुरू किया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉजिक है इसको सॉल्व करने के पीछे, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपको आंसर नहीं पता है उसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि किसी आंसर में आपको कोई पता नहीं है, कोई आंसर नहीं पता, तो उसके बाद कैसे आप सॉल्व करोगे। क्योंकि यूपीएससी के पेपर में लगभग जितने टॉपर से टॉपर होते हैं ना, तो वो भी लगभग 100 में 40 क्वेश्चन से अधिक उनको नहीं पता होता। लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो उसके बाद कैसे बनाते हैं उस तरीका को भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, और सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। चलो मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट बारे में हमें नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट चलते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। ये भी स्टेटमेंट मान लेते हैं कि हमें नहीं पता। तीसरा स्टेटमेंट देखो, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो तीसरा स्टेटमेंट आप कोरिलेट कर लोगे कि लोकसभा में यदि किसी सदस्य के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। आपको क्या पता है? आपको पता है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा चाहिए किसी भी दल को, तो मिनिमम वो 10% सीट प्राप्त किए हों। भारत में जो है 543 जो है लोकसभा सीट है, इसका 10% होता है लगभग 55 सीट। तो मिनिमम अगर 55 सीट प्राप्त किया हो तो वो व्यक्ति को जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा, उस राजनीतिक पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि लगातार दो कह सकते हो लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2018 में 19 में दोनों ही लोकसभा में कांग्रेस ने इतनी सीट नहीं लाई कि उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत होता है, और स्टेटमेंट 3 अगर हमारा गलत होता है तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन जो है ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो मात्र एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हो, किसी ऑप्शन को नहीं जानते हो तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। पहला ठोस एवं मोमी पर्ण, दूसरा लघु पर्ण, तीसरा पर्ण की तरह कांटे। तो हमने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है, यानी ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी, इसका बिल्कुल सही है। चूँकि इस तरह के क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, एग्जाम जब आएगा ये क्वेश्चन तो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ना कभी आपने सुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेक्निक काम देगा कि साइंस एंड टेक का नॉर्मली जो होता है ऑल ऑफ दिस सही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ा होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एनएसएसओ की जो सर्वे हुआ था, 70th सर्वे, एनएसएसओ का जो 70th सर्वे हुआ था, उसमें कृषक कुटुंबों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। 2 पे चलते हैं कि देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। तो देश में जो है ओबीसी का जो पॉपुलेशन है लगभग 50% के आसपास है, और यहाँ बोल रहा है कि कृषि में जो है 60% से अधिक लोग हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है, ठीक है। इस तरह के नॉर्मली डाटा गलत होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2019 का पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे कि नॉर्मली यूपीएससी डाटा गलत देती हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर 2 गलत करोगे आप तो पहला ऑप्शन छट गया हमारा, दूसरा ऑप्शन छट गया, स्टेटमेंट डी छट गया। तो हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है,
ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखो एनजीटी के बारे में बिल्कुल आपको जानना चाहिए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे एनजीटी को लेकर के और सीपीसीबी को लेकर के। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी 2010, एनजीटी की स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 की तरह इसकी स्थापना हुई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और सीपीसीबी की जो स्थापना हुई थी वो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 के माध्यम से हुई थी। तो यह भी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है उसे सांविधिक संस्था। यानी अगर मान लेते हैं कि संसद अगर कोई विधि बनाती है और उस विधि के माध्यम से किसी संस्था का निर्माण होता है, तब जाकर उसे स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट चलते हैं कि एनजीटी का गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश पर किया गया था। एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पर देखो यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, चूंकि दोनों की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से किया गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है जब और उच्चतर न्यायालयों के में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता था, देश के वायु की गुणवत्ता को सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीपीसीबी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसकी गणना भी सीपीसीबी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चलो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। और इसी पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2019 में इसी पे एक क्वेश्चन आया था कि 9वीं अनुसूची जो है भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के काल में इनबिल्ट किया गया था, डाला गया था, बनाया गया था? तो ऑप्शन था हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2018 के इस क्वेश्चन को 2019 में पूछ दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, न्यायालय बिल्कुल परीक्षण कर सकती है। देखो एमडीआर जो है ये भी चर्चा में रहा था। करंट का क्वेश्चन है और करंट में भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? नॉर्मली मान लेते हैं कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और वहाँ पे अगर आप कार्ड देते हो तो नॉर्मली दुकानदार कहता है कि कार्ड नहीं, आप हमें कैश ही दे दें। क्यों कैश दे दें? क्योंकि कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो बाद में उस दुकानदार को जो है सरकार को पे करना होता है। मान लेते हैं कि कार्ड से आपने 1 लाख रुपया पेमेंट किया, तो उस दुकानदार को इसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है एज अ एमडीआर, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में सरकार को टैक्स देना होता है। तो इसलिए इसको लेकर के चर्चा में थी। तो स्टेटमेंट यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है कि यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड के भुगतान लेने पे लगाया जाने वाला शुल्क है। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, ठीक है, इसको कहा जाता है एनएसजी, अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अंग्रेजी में चलते हैं इसको लेकर के हम एनएसजी पे क्वेश्चन बनता था, लगातार चर्चा में रहा था। भारत ने काफ़ी जोर लगाया था एनएसजी की सदस्यता पाने के लिए, लेकिन चीन ने उसको अपोज किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है कि इट विल हैव द एक्सेस ऑफ लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीटी, यानी एनपीटी का सदस्य। अगर कोई मान लेते हैं कोई देश अगर एनएसजी का सदस्य होगा तो वो अपने आप एनपीटी का सदस्य हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह का ऑप्शन नॉर्मली गलत होता है। ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा भाई? तो इस तरह का ऑप्शन जब भी आए तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवन पर भारत द्वारा 6% समकरण पर लगाए जाने वाला निर्णय
कौन सा कथन सत्य है? यह आय कर के भाग के रूप में लागू किया जाता है, बिल्कुल गलत है। और यह भारत में विज्ञापन देने वाली अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है। देखो इसको मैं इंग्लिश में लेकर चलता हूँ, चूंकि यहाँ पे DTAT डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है टैक्स है उसका भी पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है, पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि राज्य सरकारों के जीडीपी 49% की तुलना में केंद्र सरकार का जीडीपी 21% घरेलू देता है। ये बिल्कुल गलत है। यानी राज्य सरकार को 49% जो है कर्ज है एक तरह से, और केंद्र सरकार को मात्र 21% का कर्ज है। ये जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट गलत हुआ। तो यानी जो है आपको ये ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। इस दोनों में कॉमन क्या है? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, यानी स्टेटमेंट ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होता है। अगर एग्जाम में आपको समय बचाना है तो इसी तरह से आपको समय बचाना होगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको पढ़ने में भी समय लग सकता है, तो ये अपने आप में सही होगा क्योंकि स्टेटमेंट दो गलत है। तीसरा पे चलते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है, बिल्कुल। यानी आपने ऋण लिया है और आपके ऋण बचा हुआ है सेंटर के पास, तो आपको ऋण लेने से पहले सेंटर की अनुमति लेना जरूरी है। यानी यहाँ पे हमारा सी सही है, यानी स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही है। देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया था, लगातार चर्चा में है, और 2020 में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था 2019 में? 2019 में क्वेश्चन था कि हम अगर आयात करते हैं खाद्यान्न उत्पाद जो हम आयात करते हैं उसमें सबसे अधिक हमें रुपए किस में इन्वेस्ट करना होता है, किस में हमारा जो है सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन था ऑयल, यानी तेल पे सबसे अधिक पैसा लगता है। यानी सबसे अधिक जो सामान मंगाते हैं हम, किसी भी कृषि उत्पाद जो हम किसी भी देश से सबसे अधिक मंगाते हैं उसमें सबसे अधिक हमारा पैसा जाता है ऑयल पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। यही चर्चा में रहा था, इकोनॉमिक सर्वे भी लास्ट हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो है घरेलू जो है उत्पादन काफ़ी कम है तेल का, खाने वाला तेल का। तो यही कारण है कि सबसे अधिक हमें ये आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो कि भारत विशेष स्थिति के तौर पे सभी आयातित खाद्य तेलों पे किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण की जीवनी लिखी तथा अमेरिका में रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य में नियुक्त हुए। तो एक ही व्यक्ति यहाँ पे ऑप्शन है, वो सी है, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो आधार कार्ड का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 12, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। लगातार चर्चा में है कि नागरिकता, क्या आधार इज आधार अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? नो, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एक बार जारी होने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, दो भी गलत है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको टेक्निक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको टेक्निक लगाना होगा। क्या टेक्निक लगाना होगा? ब्लैक सी आपने काफ़ी सुना होगा कि ब्लैक सी क्या मानव क्रियाकलापों के कारण सूख गया है? तो बिल्कुल गलत है, ब्लैक सी नहीं सूखा। यानी ऑप्शन बी हमारा छट गया, ऑप्शन सी छट गया। यानी अराल सी दोनों में कॉमन है, तो अराल सी बिल्कुल सूखा हुआ है। अब हम चलते हैं बेकाल झील, क्या बेकाल झील सूख गया है? तो बेकाल झील भी नहीं सूखा है, तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट करो, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अराल झील सूख गया है, ब्लैक सी और बेकाल झील नहीं सूखा है।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कौन जारी करेगा? विश्व न्याय परियोजना ये जारी करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी लगातार चर्चा में था, इससे पहले भी पूछा था, हो सकता है इस बार भी पूछें कि एटीएम को कौन जोड़ता है? निम्नलिखित में कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारत बैंक एसोसिएशन क्या जोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या जोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। उसके बाद दो ऑप्शन बचता है, राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्ष लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या जोड़ेगा? नहीं, ये गलत है। और एनपीसीआई इसका बिल्कुल सही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, जो सारे एटीएम को लिंक करती है। इस पर भी करंट में हमने कई बार डिस्कस किया। देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ, सीआर इसको बोलते हैं। वह राशि है जिसे बैंकों की अपने निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती तो उसका प्रतिकार कर सके। यानी एक बिल्कुल सही ऑप्शन है, बैंक के पास इसको रखना होता है। दूसरा स्टेटमेंट ले लो, सीआर का निर्धारण प्रत्येक बैंक के द्वारा किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। सीआर का निर्धारण बैंक के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सीआर कितना होता है? 9% जो है सीआर जो है, यानी जितना सीआर क्या हो एक तरह से, जैसे मान लेते हैं कि बैंक के पास 100 रुपया, तो 100 रुपया में 9 रुपया जो है बैंक जो है रिजर्व रखेगी। क्यों रिजर्व रखेगी? कि कल के डेट में अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन नहीं दे पाता है, एक तरह से एनपीए हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में इस रुपये से वो ग्राहकों को पैसा लौटा सकेगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल सही है। देखो अगेन जो है 17 का क्वेश्चन, देखो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन में हमने कहा है कि नॉर्मली जो स्टेटमेंट होते हैं वो सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका होगा 17 का। 18 का देखो, भयंकर अकाल और कुपोषण से प्रभावित हुए, ठीक है, लाखों लोग, किन देशों में लाखों लोग भयंकर अकाल और कुपोषण से प्रभावित हुए तथा उसके युद्ध संघर्ष के चलते भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो यमन के बारे में हमने सुना है, यमन और दक्षिणी सूडान के बारे में, कि यहाँ पे भूखमरी के कारण मृत्यु हुई है और काफ़ी बड़ा संघर्ष इस देश में अभी भी हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, लगातार चर्चा में था, करेंट का क्वेश्चन है ये। बूट डिस्प्लेस के बारे में क्वेश्चन है, तो ये तीनों स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट देखो कि शिक्षा के सभी स्तरों को शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तो ये बूट डिस्प्लेस ने नहीं किया था, ये बूट साहब ने नहीं किया था। स्टेटमेंट 3 गलत है, हमारा आंसर मिल गया। स्टेटमेंट 3 गलत है, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट 3 इसमें भी है, सी में भी है और डी में भी है। बी सी डी तीनों में स्टेटमेंट डी है, इसलिए हमारा आंसर स्टेटमेंट ऑप्शन जो है ए होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 20 नंबर का, नॉर्मली आप इसको कभी पढ़ोगे नहीं, बहुत रेयर होता है या बहुत कम ऐसा लड़का होता है जो इस तरह का चीज़ों को पढ़ पाता है इतना सूक्ष्मता के साथ, और मेरे ख्याल से शायद दिया भी नहीं होगा यहाँ लक्ष्मीकांत में। तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूँ कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है कि संसद को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन के भीतर की परिधि के भीतर उचित प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे नियम बनाने की चर्चा है, तो नियम से रिलेटेड कौन समिति यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी पहले इसको एलिमिनेट करो, बिजनेस एडवाइजरी समिति कोई नियम नहीं बनाएगी, ये गलत है। ऑप्शन ए एलिमिनेट करो, सरकारी आश्वासनों की संबंधी समिति, ये भी नियम नहीं बनाएगी। यानी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बची है, ऑप्शन बी और सी। बी में, सी में क्या है, नियम समिति, तो ये भी हो सकता है। बी में क्या है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है उपनियम, क्वेश्चन में वर्ड देखो उपनियम है, यहाँ पे उपविधि है, तो ये सब लगता है कि अधीनस्थ विधान से संबंधित लगता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही होगा, अधीनस्थ विधान संबंधी। यानी क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसी के अंदर आंसर छिपा होता है। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट तीसरा पे चलते हैं।
भारत के 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन आते हैं, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट दिखने से भी गलत लग रहा है। डाटा दिया हुआ, हमने कहा है कि डाटा नॉर्मली यूपीएससी गलत देता है, आपको फंसाने के लिए देता है। तो अगर ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर देते हो आप, यानी स्टेटमेंट 3 अगर गलत है तो ये सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। दोनों में स्टेटमेंट 2 है तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। और अब स्टेटमेंट 1 पे हम चलते हैं, यानी स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल सही है। हम 1 पे चलते हैं। आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य के शिक्षक की नियुक्ति हेतु अर्हता यानी योग्यता होने के लिए किसी व्यक्ति के संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, बिल्कुल गलत है। यानी हमारे पास आंसर निकल आया, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही होगा, स्टेटमेंट 2 सही है। देखो ये क्वेश्चन तो आपको अगर आपको आता है तो ठीक है कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थांगटा जो है, इसको याद रखो, थांगटा जो है वो संबंधित है मणिपुर का एक नृत्य है थांगटा। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, 3 गलत है तो सी और डी होगा नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है ये सही है। दूसरा भी सही है कि खोमजोंग परवा गाथा गीत कहाँ है, ये भी मणिपुर से संबंधित है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो इसको अगर आपको पता है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया, मतलब उसके जगह पे इसका जो है आया है। मैं इंग्लिश में लेकर चलता हूँ इसको। देखो ये लगातार चर्चा में रहा है, FSAI फांसी। अगर आपने किसी सामान को आज तक परचेज किया होगा, मान लेते हैं कि आप चाय पत्ती का एक डब्बा परचेज करो, उसके भी नीचे लिखा रहता है कि फांसी के द्वारा अप्रूव्ड है यह, तो 1 बिल्कुल सही है, फांसी लगातार चर्चा में है। दूसरा चलते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द चार्जेज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2 स्टेटमेंट गलत क्यों है? 2 स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि मैंने बताया था कि नॉर्मली यूपीएससी मंत्रालय के नाम गलत देती है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 को आप इस तरह से अगर एलिमिनेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। क्यों संबंधित है कि एक देश के अंदर 2 देश है, एक देश की सीमा के अंदर जो है, मान लेते हैं एक देश की सीमा इस तरह से अगर इजराइल की सीमा है तो यहीं पे जो है फिलिस्तीन भी इसी जगह पे है, ठीक है, और ये अन इजराइल का पार्ट है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है कहाँ से संबंधित है? इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 को भी आपको टेक्निकली सॉल्व करना होगा, राइट। पहला स्टेटमेंट, केवल वे ही परिवार आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी बीपीएल के नीचे हो, वही परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। देश में लगभग 80 करोड़ के लोग के आसपास जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर आता है। और गरीबी रेखा से नीचे कितना है? लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिला है वहीं राशन कार्ड से जो है लाने के लिए जो है वहीं ला सकती है राशन, ठीक है। परिवार का मुखिया एक तरह से वही होती है और वहीं राशन ला सकती है, दूसरा सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आप देखो, पहला अगर हमको जो है पहला गलत है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। दूसरा सही है तो केवल ऑप्शन बी यहाँ पे सही निकल जाता है। तीसरा स्टेटमेंट हमको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरह से आप समय बचा सकते हो। इस तरह के एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है, खास करके यूपीएससी और के एग्जाम में, कि आपके पास समय कम होता है, तो आप समय बचाओगे इस तरह से एलिमिनेट करके। जीआई टैग किससे संबंधित है? WTO, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो ये क्वेश्चन इसी पे आधारित जो है 2019 में क्वेश्चन आया। अगर हमारा वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लो। हमने डिस्कस किया था बालू को लेकर के, सैंड को लेकर के, क्या सैंड माइनर फॉरेस्ट है? तो हाँ, सैंड माइनर फॉरेस्ट है, और इसी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन 2019 में आया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खाद्यान्नों की नीलामी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत है। यानी राज्यों को भी गैर
कोयला खाद्यान्नों की नीलामी का अधिकार है। तो पहला अगर गलत होता है, दूसरा देखते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सोने की खाद्यान्नें नहीं है, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि राजस्थान में लो अयस्क की खदानें हैं, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट डी इसका जो है, सॉरी, आंसर डी सही है, स्टेटमेंट 3 और आंसर डी इसका सही है। चलो चलते हैं, कोशिश करता हूँ कि आज ही सॉल्व कर देने का। कितना मिनट हो गया? 25 मिनट हो गया। कोई नहीं, कोशिश करता हूँ आज सॉल्व कर देने का, ठीक है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। सॉल्व कीजिए हमारे साथ। तो 28 का जो पहला ऑप्शन है कि भीम ऐप का उपयोग करने के लिए यूपीआई सक्षम बैंक खाते के लिए धन का हस्तांतरण करना संभव बनाया, बिल्कुल सही है। यह एक पिन चिप डेबिट कार्ड के प्रमाणीकरण के माध्यम से 4 घटक, यहाँ पे स्टेटमेंट फिर दे दिया है, कुछ न कुछ डाटा दिया है, 2 गलत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली के समीप कौन से देशांतर में, जैसे मान लो ये जो है नक्शा में अगर बनाऊं, ओह नक्शा बन नहीं रहा अभी, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर जो है इसके देशांतर के समीप है। जैसे मान लो एक देशांतर है, दिल्ली अगर यहाँ है तो बेंगलोर लगभग यहाँ पे है, तो दोनों लगभग एक देशांतर के समीप जो है सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, ILO का जो है 138 और 138 एंड 182 जो है, ये कन्वेंशन काफ़ी चर्चा में था। तो किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तब कैसे निकालोगे? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम से ही संबंधित होना चाहिए, और इसमें श्रम किस में है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में श्रम आता है, यानी बाल श्रम, और स्टेटमेंट ए सही है। और किसी ऑप्शन में श्रम नहीं आता, यानी लेबर नहीं आता। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 3 बिल्कुल सही नहीं है, स्टेटमेंट 3 सही नहीं है कि धन विधेयक भारत के आकस्मिक निधि के धन के विनियोजन से संबंधित होता है, 3 गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पहला स्टेटमेंट देखो, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बेसिक क्वेश्चन है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सही है। दूसरा है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट और राज्यसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य से अधिक होता है, नहीं, जितना भी MP है, चाहे वो लोकसभा का MP हो चाहे राज्यसभा का MP हो, सबके सदस्य का वोट जो है इक्वालेंट होता है, यानी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ए सही है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसको अंग्रेजी में मैं लेकर चलता हूँ, हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ रेक्टिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA, यानी भारत सरकार अगर IAEA के एडिशनल जो है एडिशनल प्रोटोकॉल को अगर रेक्टिफाई कर देगा तो क्या होगा? तो स्टेटमेंट ए जो है ये सही है कि द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम्स अंडर द IAEA सेफगार्ड, यानी सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? जैसे कि कुडानकुलम में है तमिलनाडु में, तो वो जो है वो IAEA के सेफगार्ड के अंतर्गत आ जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंतर्गत आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इस बार भी चर्चा में, राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इस बार भी चर्चा में है। आपको पता होगा RCEP, ठीक है। तो आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन कौन सा था? RCEP का क्षेत्र था। RCEP क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें कितने देश थे? टोटल 16 देश थे। हाल फिलहाल इंडिया इससे बाहर चला गया है, इसलिए यह भी चर्चा में था, ठीक है। तो RCEP के अंदर कौन कौन सा देश होगा? RCEP के अंदर जितना आसियान का देश है वो है, उसके बाद कौन सा था? इंडिया था, चाइना था, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया था। तो इसमें US नहीं होगा निश्चित तौर पे, और कनाडा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे निकल जाता है, स्टेटमेंट 3 यहाँ बिल्कुल सही है। देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली लोगों को नहीं आता होगा, 35 का क्वेश्चन, इसको भी आपको टेक्निक से सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहला टेक्निक क्या है इसको, कि CA
इंग्लिश में चलता हूँ इसको लेकर के 35 का। ग्लोबल ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। ये क्या पेरिस का एक पार्ट था, पेरिस का एक आउटकम था, यानी पेरिस जो समझौता हुआ था उसका रिजल्ट था क्या। तो अगर आपको नहीं पता तो टेक्निकली जितने भी लोग पढ़े हैं, जितने भी लोग सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, सब ने पेरिस के बारे में पढ़ा है कि पेरिस क्लाइमेट जो समिट हुआ था 2015 में, काफ़ी चर्चा में था। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद उस समिट में भाग लिए थे। ना सिर्फ हमारे देश के जो है पर्यावरण मंत्री गए थे प्रकाश जावड़ेकर जी, बल्कि हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर भी उस समिट में भाग लिए थे। तो इस तरह का कोई आउटकम होता, यानी GACSE अगर कुछ आउटकम बनता तो हमें पता होता हम लोगों को। तो स्टेटमेंट एक को आप इस तरह से गलत करो, एलिमिनेट करो। तो स्टेटमेंट एक अगर एलिमिनेट होगा तो क्या होगा, ऑप्शन एक नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। और दोनों में या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या ऑप्शन सी सही हो सकता है, और दोनों में दो कॉमन है तो दो तो पक्का सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट ले लो, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। अगर ये भी होता, मान लो इंडिया कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर करता है इसके पार्टिसिपेशन में, तो आपको पता होता। तो इस तरह का स्टेटमेंट को भी आप गलत करो। तो अगर इस दोनों को गलत करोगे, यानी स्टेटमेंट दो और एक और तीन को गलत करोगे, तो ये तीनों नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का चलो, डिजिटल इंडिया को प्लान को लेकर के क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया का क्या प्लान था, गवर्नमेंट क्यों इसको लेकर आई। पहला स्टेटमेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो अगर ऑप्शन हमारे पास एक एलिमिनेट होता है, अगर हमारे पास ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और दोनों में तीन है तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, यानी ये गलत हो गया, ये सही हो गया। स्टेटमेंट दूसरा पे हम चलते हैं। Established a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect a big data and build their large, यानी बिग डाटा को लेकर के डिजिटल इंडिया का कहीं भी बिग डाटा को लेकर के इसका जो है नहीं था, या डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के चर्चा डिजिटल इंडिया नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही होता है, यानी ऑप्शन बी सही हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे जो है मोसूल काफ़ी चर्चा में था। अब मोसूल कहाँ पे है, सीरिया में पड़ता है मोसूल सीरिया में है कि इराक में है, मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ। मोसूल या तो सीरिया में होगा या तो इराक में हो, फिलिस्तीन में नहीं है। आई गेस मोसूल जो है इराक या ईरान में, आई गेस आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली, बट मोसूल जो है फिलिस्तीन में नहीं है, ये कन्फर्म है। तो अगर ऑप्शन 3 एलिमिनेट किया तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इन दोनों में पहला और दूसरा में, दोनों में पहला स्टेटमेंट कॉमन है, यानी अलेप्पो सही है। और मजार शरीफ सबको पता है कि अफगानिस्तान में है, तो ये 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 4। अलेप्पो सीरिया में और मोसूल जो है, मजार शरीफ जो है अफगानिस्तान में। भारत शासन अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्ति भारत के संविधान के आर्टिकल 248 में है। तो ये क्वेश्चन पूछता है किसे दी गई थी इंडिया रूल एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं होता तो अपने पद से रिक्त दे देगा, बिल्कुल कर देगा। और विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा, नहीं। विधानसभा का अगर विघटन हो भी जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता है। तो 2 गलत है। अगर आपने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विधि और स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध, देखो एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है एक फिलोसफिकल जो है किस तरह से सॉल्व करोगे। जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि कर्तव्य और अधिकार किस तरह से संबंधित हैं, तो यदि अधिकार नहीं होगा तो कर्तव्य नहीं होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट, या अधिकार और कर्तव्य संबंधित हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है नॉर्मली सही होता है। तो अगर इस तरह का फिलोसफिकल स्टेटमेंट पूछे तो जो सबसे एब्सर्ड स्टेटमेंट होगा नॉर्मली वो सही होगा। तो यहाँ भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 41 का चलते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा।
बानी ठनी किससे संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पे आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, किशनगढ़ सही है। बानी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में चलेंगे। इसको थार्ड बोलते हैं। व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड समटाइम सीन इन द न्यूज़? तो थार्ड किससे संबंधित था? थार्ड एक मिसाइल था, मिसाइल एंटी डिफेंस मिसाइल है, सॉरी एंटी मिसाइल सिस्टम है। यानी अगर मान लेते हैं कि मिसाइल पे कभी कोई हमला हुआ, जैसे मान लेते हैं कि मिसाइल से अगर मान लो किसी देश ने हमला किया, तो अगर थार्ड के माध्यम से उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता हूँ। तो ये कहाँ लगाया था? अमेरिका ने ये लगाया था आपको दक्षिण कोरिया में। उसकी बाद जो है चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों में इसको आपत्ति की थी कि थार्ड को आप यहाँ से हटाइए। तो स्टेटमेंट इसका 3 सही है 43 का। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में देखो, इस तरह के क्वेश्चन को जो है हमने बताया था कि समकालीन स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होता है। तो स्टेटमेंट 3 को गलत कर दो आप। अगर 3 को गलत कर दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं इसमें। शक्तियों के शासन के प्रमुख लक्षण को माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा? सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। क्या विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या है? क्या सरकार का प्रति जन उत्तरदायित्व? ऑप्शन 3 नहीं है, स्टेटमेंट 3 गलत है। यानी पहला ऑप्शन छांट लो आप, ऑप्शन जो है डी, इसको ये भी नहीं होगा। और ये दोनों में 2 और 4 दोनों कॉमन है, यानी 2 भी सही है 4 भी सही है। पहला ऑप्शन आप देख लेते हैं, शक्तियों का परिसीमन, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। लीगल टेंडर क्या होता है? पहले तो लीगल टेंडर जानो। अगर मान लेते हैं कि आपने जाकर किसी दुकानदार से कुछ सामान खरीद रहे हो, तो सामान खरीद रहे हो तो दुकानदार उसको लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है लीगल टेंडर। जैसे मान लो आप कुछ कॉइन, कुछ सिक्का लेकर जाओ किसी दुकानदार के पास, वो लेने से रिफ्यूज़ नहीं करेगा। कुछ रुपए लेकर जाओ, वो लेने से रिफ्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर चेक लेकर जाओगे तो वो लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है। इसलिए चेक को लेना लीगल टेंडर नहीं कहा जाता, रुपए और सिक्का को लीगल टेंडर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत की अपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। हाँ, 48 का जो हम अंग्रेजी से चलेंगे। इंक्रीज द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डजंट कैन नॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। यहाँ ऑप्शन जो है आई गेस सी स्टेटमेंट सही है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, राइट। इस क्वेश्चन को बहुत टफ क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करने के लिए डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 50 तक मैं प्रयास करता हूँ आज सॉल्व करने का, उसके बाद नेक्स्ट दिन करूँगा। इसको इंग्लिश में लेकर चलता हूँ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो खास करके देखो, साइंस का क्वेश्चन अगर साइंस का क्वेश्चन है या इकोनॉमी का क्वेश्चन है या तो नॉर्मली इसको इंग्लिश से ही सॉल्व करो, हिंदी से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश से लेकर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या, पहले वो पढ़ता हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्ड इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, एक व्यक्ति जो अधिक से अधिक धन का संचय करता है। नहीं, दिखने से गलत लग रहा है, स्टेटमेंट एक गलत है। दूसरा है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, ये सही है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज हो, इसी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। अधिक से अधिक जो है स्किल्स हो, अधिक से अधिक लोगों के पास अधिक से अधिक स्किल्स होगा तो उसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हमारे देश जो है अधिक से अधिक कौशलता पे ध्यान दे रहा है। क्यों दे रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या अधिक है और अब उसे ह्यूमन कैपिटल बनाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट अगर गलत है, दूसरा सही है, तो ए होगा नहीं, और ये जो है स्टेटमेंट डी होगा नहीं, तो या तो बी और सी हो सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। इंटेंजिबल वेल्थ ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है। इंटेंजिबल क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता। मानव पूंजी क्या है,
इंटेंजिबल वेल्थ है, मतलब वो दिखाई नहीं देता एक तरह से। टेंजिबल क्या है, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। इंटेंजिबल आपको याद होगा, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी होता है हमारे देश में। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है कि जिसको दिखाई देता है, जो स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, उसको टेंजिबल कहा गया। इंटेंजिबल क्या है, जैसे योगा, जिसको दिखाई नहीं देता है योगा, तो उसको इंटेंजिबल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, और इसके साथ ही आज हम समाप्त करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम दूसरे दिन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाया। तो इसका ऑप्शन जो है ये डी सही है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण जो है यह सही यह नहीं हो पाया, राइट। तो ऑप्शन डी इसका सही है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी उच्च पूंजी अनुपात के कारण जो है यह जो है उत्पादन वृद्धि जो है नहीं हो पाया। चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।